नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? सब अच्छे हैं। और आपका ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी, और उसमें चल रहा है दूसरा चैप्टर। और दूसरे चैप्टर की आज लास्ट क्लास रहेगी। 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा अपना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, देखो ये क्या होता है। ये तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग 3 अवस्थाओं से गुजरता है। वैसे 5 अवस्थाएं इसमें, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 3 अवस्थाएं। यानी इसमें व्यक्ति ग्रामीण खेती अशिक्षित अवस्था से निकलकर शिक्षित अवस्था में आता है और अपना विकास करता है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, इस सिद्धांत को आगे और किसने बढ़ाया, 2 वैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे हम। एक का नाम है, यानी इसका प्रतिपादन जो करने वाले थे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का, वो थे M.W. थॉमसन। 1929 में किया। और ये अमेरिका के थे। ये थॉमसन कहाँ के थे? अमेरिकन जनांकीयविद, अमेरिकन जनांकीयविद थे। 1929 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया, W.M. थॉमसन ने 1929 में। अगर पूछे आपसे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, संस्थापक कौन है, तो आप बता सकते हो कि किसने, थॉमसन ने दिया। इसके बाद फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन आते हैं 1945 में। इस सिद्धांत को और अधिक वैज्ञानिक रूप दिया। यानी आपसे पूछे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप देने वाले कौन थे, तो आपका उत्तर आएगा फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन। 1945 में इसने इस सिद्धांत को अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक रूप दिया। वैज्ञानिक रूप दिया, लिखो ये क्या लिखा, वैज्ञानिक रूप किया, दिया, वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, या जनांकीय संक्रमण चक्र कहते किसे। ध्यान से सुनना। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति की ओर, यानी उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है। यानी यह सिद्धांत हमें यह बताएगा कि एक समाज है, वो गांव में रहता है, खेती का कार्य करता है और अशिक्षित होता है। इस अवस्था से वो निकलकर उन्नति करता है, उन्नति करके वो नगरों में चला जाता है, उद्योगों में काम करता है और साक्षर बन जाता है, शिक्षित बन जाता है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है। प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है, हमें बताएगा कि समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनाता है, तो कौन सा सिद्धांत आएगा? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आएगा। ये ऑप्शन में प्रश्न आ सकता है, ऐसे बीच में प्रश्न बना के पूछ सकता है आपसे। उसके बाद देखो, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। और यह परिवर्तन अवस्थाओं में होता है, और अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है, या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। समझ में आई? एक बार और सुन लो। यानी यह सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी समाज है, वो ग्रामीण खेती है और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। ठीक है। उसके बाद तो किसी प्रदेश की जनसंख्या है, वो उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है, और यह परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे देखो, ये डायग्राम से भी समझा रखा है कि ग्रामीण खेती है और नगरीय औद्योगिक, यानी ग्रामीण खेती आ गया, इसमें अशिक्षित भी आ गया, और वो अपनी उन्नति करके कैसे हो गया? नगरीय और औद्योगिक, यानी इसमें साक्षर बन गया। ओके, तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। उसके बाद है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाएगा। उपयोग की बात करें अपने,
तो उपयोग देखो, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यानी इस सिद्धांत का उपयोग है, कोई भी प्रदेश या देश है उसमें किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है उसका वर्णन करने और भविष्य में वो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग है वो किया जाता है। अब बात आती है इसकी अवस्थाएं। अवस्थाएं हैं तीन, तीन अवस्थाएं हैं। अगर आपसे संख्या में पूछे कि निम्न में से जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी है, तीन है। पांच मत कर आना, पांच तुम्हारे, तुम बीए में जाओगे ना वहां पांच अवस्थाएं पढ़ोगे, ठीक है। जनाकीय का संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी तुम्हारे सब्जेक्ट के अनुसार, तीन है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, परंतु मृत्यु घटी हुई मृत्यु दर के साथ आएगी दूसरी अवस्था, और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर ये तीसरी अवस्था रहेगी। तो ये आपकी प्रथम अवस्था हो जाएगी, प्रथम अवस्था। ये आपकी द्वितीय अवस्था हो जाएगी, द्वितीय अवस्था। और ये आपकी तृतीय अवस्था हो जाएगी, तृतीय अवस्था, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, तृतीय अवस्था हो जाएगी। तो ये जनाकीय संक्रमण सिद्धांत शुरू हो गया, और प्रतिपादन किसने किया, आगे किसने बढ़ाया, किसे कहते हैं, उसके बाद उपयोग, उसके बाद अवस्थाएं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद अपने नेक्स्ट करेंगे। जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। प्रश्न आएगा अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, अवस्थाओं का वर्णन। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। तो एक एक अवस्थाओं का हम वर्णन करेंगे, कौन कौन सी रहेगी विस्तार से हम पढ़ेंगे, और उनसे प्रश्न आपसे पूछे जाए, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे उनकी चर्चा करें। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था। और प्रथम अवस्था अपनी क्या है, या तो तुम नाम लिखो प्रथम अवस्था की, ठीक है। और प्रथम अवस्था की हम करेंगे विशेषताएं, ठीक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे प्रथम अवस्था दी जाती है कि जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की दो विशेषता लिखिए, तीन लिखिए, चार लिखिए, ठीक है। तो प्रथम अवस्था की विशेषता में देखो, लिखेंगे प्रथम अवस्था में एक नंबर विशेषता लिखिए, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च प्रजननशीलता यानी उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, ठीक है। उच्च प्रजननशीलता का व उच्च उच्च मृत्यु, इसका अर्थ है उच्च मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और वह उच्च मृत्यु दर होती है, ठीक है, होती, और दोनों ही उच्च अवस्था में होती है भाई। दोनों ही कैसी अवस्था में, उच्च अवस्था में। तो दोनों कैसी अवस्था में रहेगी, उच्च अवस्था में। अब लिखाऊंगा इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि, दूसरी विशेषता लिखिए, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। कैसी होती है, धीमी होती है,
धीमी होती है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो, और आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, आपकी मर्जी है, करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, तुम तो पढ़ लो कम से कम। ठीक, इस अवस्था में अधिक लोग, 3 नंबर लिखो, इस अवस्था में अधिकांश लोग लिखना, अधिकांश लोग इस अवस्था में, अधिकांश लोग कृषि में कार्यरत होते हैं। कृषि में कार्यरत होते हैं, यानी कृषि कार्यों में लगे होते हैं ज्यादातर इस अवस्था में। और इस अवस्था में बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। 4 नंबर आ जाएगा। इस अवस्था में बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, यानी जो बड़े परिवार होते हैं, कहा जाता है कि उनकी ये संपत्ति है, तो परिसंपत्ति माना जाता है। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। 5 नंबर लिखो। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा निम्न होती है, यानी रहन सहन की स्थिति अच्छी नहीं होती, इसमें निम्न प्रकार की होती है। इस अवस्था में अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। 6 नंबर यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देते हैं भाई 6 नंबर। इस अवस्था में अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित होते हैं, ठीक है सर। इस अवस्था में प्रौद्योगिकी ज्ञान निम्न होता है। 7 नंबर। इस अवस्था में प्रौद्योगिकी ज्ञान निम्न होता है, या होता था, ठीक है, एक ही बात है। 200 वर्ष पूर्व है। 8 नंबर विशेषता लिखो। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश, विश्व के सभी देश इस अवस्था में शामिल थे, शामिल थे, इस अवस्था में शामिल थे। ये प्रथम अवस्था। दोबारा देखो, भी आपसे पूछे कि प्रथम अवस्था की 3 विशेषता बताइए, तो आपका उत्तर रहेगा, पहली विशेषता रहेगी, इस अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, लेकिन दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी रहेगी, इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी, क्योंकि यहां से बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन में पूछा गया है कि निम्न में से प्रथम अवस्था से संबंधित कथन है, ठीक है, या जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जनसंख्या धीमी होती है, तो आपका उत्तर आएगा प्रथम अवस्था, ठीक है। किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है, तो प्रथम अवस्था में। किस अवस्था में अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, तो प्रथम अवस्था में। किस अवस्था में बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, तो प्रथम अवस्था में। किस अवस्था में अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, तो प्रथम अवस्था में। किस अवस्था में तकनीकी ज्ञान निम्न होता है, तो प्रथम अवस्था में। और किस अवस्था में 200 वर्ष पूर्व सभी देश शामिल थे, तो वो थी प्रथम अवस्था। तो हर प्रकार से 8 विशेषता लिखी है। 8 विशेषता की अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। अब आती है 2 नंबर विषय, अपने द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था
ठीक है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था में उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, लेकिन मृत्यु दर है वो घटती हुई अवस्था में आती है भाई। तो लिखो इस अवस्था में प्रारंभ, इस अवस्था के प्रारंभ में एक नंबर विशेषता लिखो इसकी, इस अवस्था के में प्रारंभ में प्रजननशीलता, प्रजननशीलता यानी जन्म दर ऊंची बनी रहती है, ऊंची बनी रहती है। ठीक है, यानी इस अवस्था में प्रारंभ में जो प्रजनन यानी कि जन्म दर है वो ऊंची बनी रहती है भाई। ठीक है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं बढ़ना लिख देना कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च अवस्था में होती है, लेकिन मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में आती। ठीक है, दूसरी अवस्था लिखो, यह अवस्था, 2 नंबर विशेषता, यह अवस्था घटी हुई, यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है भाई, आती है। याद हो गया, दोनों अवस्थाएं हमारी याद होगी। उसके बाद देखो, पानी पी लो मैं एक बार। देखो इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, 3 नंबर, इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी दशाएं उनमें सुधार कर लिया जाता है। दशाओं व स्वच्छता में, व स्वच्छता में सुधार, स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु दर घट जाती है, मृत्यु दर घट जाती है, मृत्यु दर में कमी आ जाती है भाई। ठीक है, तो प्रश्न पूछे कि स्वास्थ्य व स्वच्छता के सुधार में के कारण किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी आती है? तो द्वितीय अवस्था में आती है। ठीक है, अब लिखो 4 नंबर लिखो, इस अवस्था में जनसंख्या में होने वाला, जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग, होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है और पूछ चुका है 2-3 बार कि निम्न में से किस अवस्था में जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है? तो वो आएगी द्वितीय अवस्था। एक बार तो खालिस्तान आ चुका है भाई कि द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग खालिस्तान होता है, उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। लिखो इस अवस्था में शामिल देश, 5 नंबर लिख देता हूं मैं यहां। इस अवस्था में, इस अवस्था में शामिल देश श्रीलंका है, केन्या है, पेरू है, भारत है, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें श्रीलंका आ जाएगा, श्रीलंका, केन्या, पेरू, भारत, पाकिस्तान, ये देश इसके अंदर शामिल है भाई। तो भारत किस अवस्था में आता है? दूसरी अवस्था में आता है। कौन सी अवस्था में? दूसरी में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ में आ गया। एक
हर विशेषता अपने आप में पर्सन है, वो खालिस्तान में भी है, ऑप्शनल में भी है। और ऐसे आपसे पूछ ले कि दूसरी अवस्था की 3 विशेषता बताओ, 1.5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आई बात समझे? तो उतारो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद अपनी तीसरी अवस्था करते हैं। हेडिंग लगाओ तीसरी अवस्था, तृतीय अवस्था। तीसरी अवस्था की विशेषता करांगा आप। अरे छोड़ो, क्लास समझ में आ रही है कि? अगर क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और क्लास को आगे से आगे शेयर कर दो अपने जो सहपाठी जो बच्चे हैं। ठीक है, शेयर करो भी जच गई। अब तीसरी अवस्था की विशेषता करें तो 1 नंबर लिखो, इस अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही अधिक घट जाती है। लिखो, पहली विशेषता लिखाना, इस अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही अधिक घट जाती है, अधिक घट जाते हैं। तो यहां से आगे वाले शब्द आ सकते हैं आपके पर्जनशीलता, और मृत्यु दर की जगह मृत्या आ सकता है। ठीक है, तो एक ही बात है, मैंने जन्म दर और मृत्यु दर लिख दी है। दूसरी जो इसकी विशेषता रहेगी वो रहेगी, इस अवस्था में जनसंख्या, इस अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है भाई, एक जगह रुक जाती है, या फिर मंद गति से बढ़ती है। देखो, या मंद गति से बढ़ती है, यानी यहां बिल्कुल जनसंख्या कम हो जाएगी, और आने वाले समय में इन देशों में दूसरे देशों से लोग ले जाकर बसाने पड़े। अब इनको इस अवस्था में जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, इस अवस्था में जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, शिक्षित हो जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाएगी। ठीक है सर, इस अवस्था में लोगों के पास तकनीकी ज्ञान होता है, इस अवस्था में लोगों के पास तकनीकी ज्ञान होता है भाई, तकनीकी ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। इस अवस्था में लोगों के पास क्या होता है? तकनीकी ज्ञान होता है। ठीक है सर, और इस अवस्था की जनसंख्या विचार पूर्वक 5 नंबर, इस अवस्था की जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार, परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करती है। विचार पूर्वक आकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इस अवस्था में शामिल देश देखो अब कौन कौन सी। इस अवस्था में शामिल देश, शामिल देश की बात करें आप तो इसमें एक तो कनाडा आएगा, कनाडा आ जाएगा, जापान आ जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो ये वो देश है जहां जनसंख्या लगातार घट रही है। आने वाले समय में इन स्थानों पर दूसरे देशों से लोग है वो जाने पड़े। देखो तीसरी जो अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों घट जाती है अधिक, और इस अवस्था में जनसंख्या स्थिर हो जाती है या फिर मंद गति से बढ़ती है। इस अवस्था में नगरीय जनसंख्या हो जाती है और शिक्षित है, लोग शिक्षित हो जाते हैं और नगरीय हो जाते हैं। और इस अवस्था में लोगों के पास तकनीकी ज्ञान आ जाता है, और इस अवस्था में जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। और इस अवस्था में शामिल लोग है, शामिल देश है वो कनाडा है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो आप बुक से देख लेना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये डायग्राम बना देते हैं, चलो बना देते हैं यार। ये डायग्राम बना रहे हैं भी अपने, इसी प्रकार से आपको बनाना है ऐसा। इस डायग्राम में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके तीन अवस्था बना लो आप। इस डायग्राम में कितनी अवस्था बना लो? तीन बना लो सर, एक, दो और तीन। ठीक है, और इसमें भी आप क्या है, ये आपका 0 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और 15 से शायद 35 आ जाएगा। ये 35 आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरफ तो है अपनी ऐशोदित जन्म दर यानी मृत्यु दर, आयु है ये। अब इसमें क्या है, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, ये देखो इस प्रकार से बनाना है। ये नीचे वाली जो है ये आपकी मृत्यु दर को दर्शाएगी, ये जो लाइन है ये मृत्यु दर को दर्शाएगी, और ये जो लाइन है ये जन्म दर को दर्शाएगी भाई, जन्म दर। ठीक है, ये आपकी प्रथम अवस्था हो जाएगी, ये आपकी द्वितीय अवस्था हो जाएगी, ये आपकी तृतीय अवस्था हो जाएगी। ठीक है, और प्रथम अवस्था में जो बांग्लादेश वर्षावन के आदिवासी क्षेत्र आते हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश वनों के आदिवासी, वर्षा वनों के लिखना है, वर्षा वनों के आदिवासी, आदिवासी। ठीक है, और दूसरी अवस्था में आपको पता ही है, इसमें श्रीलंका आ जाएगा आपका, केनिया आ जाएगा, पेरू आ जाएगा, भारत पाकिस्तान आ जाएगा। और तीसरी अवस्था में आपको पता ही है कनाडा, जापान और यूएसए आ जाएगा। ये तीन अवस्थाएं आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में। इधर आप लिख सकते हो अशोधित जन्म दर यानी सीबीआर और सीडीआर। इसमें आप लिख सकते हो यहां सीबीआर और सीडीआर। ठीक है, सीबीआर और सीडीआर यानी जन्म दर और मृत्यु दर को यह आंकड़ा दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के आ सकते हो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद अपने छोटा सा टॉपिक इसका लास्ट बचा है वो कर लेते हैं। के उपाय देखो, आप हेडिंग लगाओ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये तो ऐसा प्रश्न है कि जो बुक में दिया है वो जरूरी नहीं है अपने को, जो भी तुम्हें याद है जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। पहले विवाह की आयु में वृद्धि करना, एक नंबर आ जाएगा विवाह की आयु में वृद्धि करना, वृद्धि करना। दो नंबर है शिक्षा का प्रसार, शिक्षा
का प्रसार। 3 नंबर लिखो महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। 4 नंबर लिखो आप जन संपर्क, यानी लोगों को जागरूक करना, जन संपर्क। 5 नंबर लिखो परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार, कार्यक्रमों का विस्तार। संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारित। 6 नंबर संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारित सरकार ने कर दी है। ये 6 ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यानी विवाह की आयु में वृद्धि कर दी जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जन संपर्क यानी लोगों तक पहुंचा जाए, और परिवार कल्याण कार्यक्रम के जो जितने भी कार्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, विस्तार किया जाए, संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, यानी 2 या 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये था जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब आता है जनसंख्या परिवार नियोजन का काम। एक हेडिंग लगाओ, परिवार नियोजन का काम। यानी परिवार नियोजन का कार्य क्या है? परिवार नियोजन का कार्य है बच्चों के जन्म को रोकना। क्या है भाई? बच्चों के जन्म को रोकना, बच्चों के जन्म को रोकना, अथवा 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 है बच्चों में अंतराल रखना, अथवा बच्चों में अंतराल रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि परिवार नियोजन का कार्य या काम क्या है, तो इसका तात्पर्य है कि परिवार नियोजन का तात्पर्य क्या है, या परिवार नियोजन का कार्य या काम क्या है। तात्पर्य पूछे तो भी यही प्रश्न बताना, बच्चों के जन्म को रोकना अथवा बच्चों के जन्म में अंतराल रखना भाई। ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, अधिकतम 5 साल का होना चाहिए। अब आगे लिखो नेक्स्ट लाइन, क्या लिखना है कि परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन सुविधाएं लिखो यहां, सुविधाएं, सॉरी सुविधाएं, परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करके, यानी कंट्रोल करके, सीमित करके, सीमित करने और लिखो, करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाता है, बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। देखो प्रश्न इसमें से कैसे पूछेगा सर ये बताओ। परिवार नियोजन सुविधाएं, परिवार नियोजन सुविधाएं भूमिका निभाती है, परिवार नियोजन सुविधाएं क्या भूमिका निभाती है? तो उत्तर आएगा जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब नोट लगाए लिखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है नोट वाली, और जो वर्तमान में वो चीजें हो भी रही। ठीक है, एक राइटर थे थॉमस मार्क्स,
थॉमस, थॉमस से लिखा रहे, थॉमस मार्क्स, थॉम मार्क्स ने अपने सिद्धांत ने अपने सिद्धांत ये 1798 में दिया था। कब दिया था? 1798 ईस्वी में। मैं कहा था, मैं कहा था, क्या कहा था? कि लोगों की संख्या की लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा, आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो माल्थस का सिद्धांत था, माल्थस के नाम से। और उसने अपने सिद्धांत में 1798 में ये कहा था कि आने वाले समय में जो खाने वाली चीजें हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और लोगों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और विश्व में फिर गृह युद्ध है, लड़ाइयां हैं, महामारियां हैं, इस प्रकार की घटनाएं होनी शुरू होगी। क्योंकि इनका मानना है कि जनसंख्या कंट्रोल है वो प्रकृति अपने आप करेगी, मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो आप देख रहे हो पीछे कोरोना आ गया, फिर रशिया और उसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर अभी देखो वर्तमान में अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। तो गृह युद्ध चल रहे हैं बहुत सारे कई देशों में। तो इस प्रकार से इनकी बात कहीं ना कहीं सच हो रही है कि इन्होंने 1798 में ये बात कही थी कि आने वाले समय में जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि खाने वाली चीजें हैं वो कम हो जाएगी और प्रकृति उसके बाद अपने आप जनसंख्या को कंट्रोल करना शुरू करेगी भाई। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एक लास्ट है, वो भी नोट लगा लिख लो, यहां लिख देता हूं नोट लगा के, वो भी नोट लगा के लिखो आप। क्या है? देखो, जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण, जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण, परिमाण है परिणाम, परिणाम, परिमाण तो मात्रा होती है, परिणाम। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या परिणाम निकलेंगे भाई? ठीक है, अकाल, अकाल, अकाल के साथ साथ बीमारी, बीमारी तथा युद्ध, युद्ध द्वारा, युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में, इसमें अचानक गिरावट के रूप, के रूप सामने आएंगे, के रूप में सामने आएंगे, आएंगे। भाई जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ? अकाल पड़ गया, बीमारी आ गई, युद्ध हो गई, और इन चीजों से युद्ध हुए तो जनसंख्या क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। यही कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या निकलेगा भाई? अकाल से लोग मर जाएंगे, बीमारी से मर जाएंगे, युद्ध से मर जाएंगे, और अचानक जनसंख्या में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। ये था अपना दूसरा चैप्टर, खत्म हो गया है। आशा करता हूं समझ में आया। ठीक है, तो कल अपने पढ़ेंगे तीसरा जो चैप्टर रहेगा, मानव विकास, तीसरी यूनिट। चलिए दूसरी यूनिट चल रही है भाई, तीसरी दूसरी यूनिट का तीसरा लेसन पढ़े। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और